हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो से हम कॉन्ट्रैक्टरशिप चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है और ये आपका काफ़ी ज़्यादा नंबर का आपके एग्ज़ाम में आता है कई बार, तो ये आपका करना काफ़ी ज़रूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट आखिर होता क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट होता है दैट राइजेज आउट ऑफ एन एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रपोजल और ऑफर इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसमें क्या बताया गया है? ये एक एग्रीमेंट होता है जो कि आता है जब हम एक्सेप्ट करते हैं कोई प्रपोजल। ओके, प्रपोजल क्या होता है इन सभी को हम डिटेल में अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। और जो कानून होते हैं उस कानून के थ्रू इसको हम लागू किया जाता है, ताकि इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट को आप फुलफ़िल नहीं करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया और फुलफ़िल नहीं किया, तो उसमें कानून आपके पीछे हस्तक्षेप कर सकता है और आपको फोर्स करके ये बोलेगा कि आपको ये करना है, यही तो आपके लिए ये पनिशेबल ऑफेंस होगा। ठीक है, उसके लिए आपको जेल भी हो सकती है अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा किया हो, या फिर फाइन देना होगा। ठीक है, तो कानून का इसमें लॉ होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल आप देखिए। ये एक ऑटो रिक्शा है जिसमें ऑटो ड्राइवर है, ऑटो रिक्शा का ड्राइवर और पीछे एक पैसेंजर है। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है? कॉन्ट्रैक्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर एवरी डे लाइफ। हमारी हर दिन की जो ज़िंदगी है उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। कैसे, देखते हैं। इवन विदाउट रियलाइजिंग इट, हमें पता भी नहीं लगता हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी एंटर ए वेकेंट रिक्शा एंड आस्क द ड्राइवर of the rickshaw to take to his destination, he was entered into a impulse contract. ओके, जैसे ही आप कोई रिक्शा को हायर करते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे उस जगह पे जाना है, तो वो बोलता है कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। अगर वो एग्री करता है तो एक सिंपल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में वो आ जाता है। ठीक है, द रिक्शा ड्राइवर एग्री, अगर वो एग्री करता है, टेक टू द पर्सन, उस आदमी को वो लेके जाता है उसके डेस्टिनेशन पे। ठीक है, फिर वहाँ पे जाके उससे पेमेंट वो लेता है, चार्ज करता है अपने मीटर के अकॉर्डिंग। ओके, ऑल सच ट्रांजैक्शंस, जो भी हमारी डेली की ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं, हम किसी को सहमत करते हैं, उसको एग्री करते हैं, फिर बाद में उसके लिए उसको पैसा चार्ज करते हैं, तो वो सभी एक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कॉन्ट्रैक्ट आखिर होता क्या है, इस फिगर से आप समझ सकते हैं। ठीक है, रिक्शा का ये एग्जाम्पल हमने दिया। अब आगे चलते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर एज फॉलो। इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है? प्रपोजल और ऑफर। प्रपोजल क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो, एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक क्लाइंट है, ठीक है, आपको एक घर बनवाना है अपना, और मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ठीक है, तो आप पहले ये बताएंगे कि मुझे 1 BHK या 2 BHK जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है वो घर बनवाना है। ठीक है, और मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 रुपये है, तो 100 रुपये में मुझे घर बनवाना है। वैसे 100 रुपये में तो आजकल कहीं पे कुछ नहीं बनता है, तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आप समझाने के लिए ये लिया। ठीक है, तो 100 रुपये में मुझे घर बनवाना है, तो मेरा ये घर कौन बना के मुझे देगा? आप ये अपना टर्म्स अपनी रखते हैं, और मैं आपके सामने आता हूँ, मैं बोलता हूँ सर मैं आपका ये घर 100 रुपये में बना के दूंगा, उसमें 1 BHK या 2 BHK जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है इन सबको मैं दूंगा। ठीक है, तो ये जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये होता है आपका प्रपोजल और ऑफर, कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आपको क्या प्रपोजल देता है। ठीक है, उसमें वो क्या क्या फैसिलिटीज़ और कितने टाइम में वो करके देगा और आपसे कितना वो चार्ज वसूलेगा, वो सारी चीज़ उसमें होता है। फिर आपके ऊपर वो डिपेंड करता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट और अलग अलग अपना ऑफ़र आपको देंगे, तो आपको वो चूज़ करना होता है आप किसका एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। ठीक है, व्हेन ए पर्सन टू हुम
प्रपोजल और ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज कंसेंट, द प्रपोजल और ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। ओके, जैसे ही आपको वो प्रपोजल अच्छा लगेगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो एक्सेप्टेंस आता है। ठीक है, फिर आता है प्रोमिस। प्रोमिस क्या होता है? द पर्सन हु इनिशिएट द प्रपोजल इज सेड टू बी प्रोमिसर। ओके, मैं हूँ आपका प्रोमिसर, कि मैं आपको प्रोमिस करता हूँ कि आपको 10 दिन में ये घर बना के मैं दूंगा। ठीक है, और आपका 100 रुपये खर्चा इसमें लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको प्रोमिस करता हूँ, तो मुझे बोला जाएगा प्रोमिसर। ओके, एंड वन हु एक्सेप्ट, जो कि एक्सेप्ट करता है प्रोमिस, उसको बोलते हैं प्रोमिसी। ठीक है, व्हेन ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशन इट बिकम प्रोमिस, व्हेन द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रपोजल और ऑफर इज गिवन इन वर्ड्स द प्रोमिस इज टर्म्ड एज एक्सप्रेस। ओके, ये बातों में भी हो सकता है, ओरली भी आपका हो सकता है, और वर्ड्स में भी हो सकता है। वर्ड्स में जब होगा तो इसको एक्सप्रेस बोला जाता है। ठीक है, और विदाउट है तो ये सिंपल प्रोमिस इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ सके होंगे प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस और प्रोमिस ये क्या होते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आता है कंसिडरेशन। व्हेन ए पर्सन मेक्स ए प्रोमिस टू अनदर he will do so to drive certain benefits out of it as and is known as consideration of the promise। ओके, कंसिडरेशन क्या होता है? मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं 100 रुपये में आपको आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको घर बना के दूंगा। मैं आपका कॉन्ट्रैक्टर हूँ, आप मेरे क्लाइंट हैं, और इसके बदले मैं आपसे 10 रुपये चार्ज करूँगा, अपना प्रॉफिट, अपनी मेहनताना। ठीक है, तो उस चीज़ को बोला जाता है कंसिडरेशन। ठीक है, अपना बेनिफिट जो वो वहाँ से लेना चाहेगा वो अपने क्लाइंट को बोला जाएगा, तो उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। ओके, अब आता है एग्रीमेंट। एनी प्रोमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, कोई भी प्रोमिस हो या फिर काफ़ी सारे प्रोमिस हो, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, जिसमें कंसिडरेशन हो, यानी कि पैसा भी उसमें, कितना प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर लेगा वो उसमें इन्वॉल्व हो, फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। ओके, जैसे मैंने बोला कि मैं आपको 100 रुपये में घर बना के दूंगा और 10 रुपये आपको चार्ज करूंगा इसका, और ये सारी चीज़ अगर सामने वाले आप मेरे क्लाइंट हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं, तो वो एग्रीमेंट हो जाता है, वैलिड एग्रीमेंट उसको बोला जाता है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन इसका कंप्लीट होता है तो ये एनफोर्सेबल होता है लॉज के अकॉर्डिंग, यानी कि कानून में ये एनफोर्सेबल है, यानी कि इसको फोर्स किया जा सकता है, आप ये करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आप मुझे कानून के दायरे में लाके ये बोलेंगे कि आप मुझे काम करके दीजिए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ केस कर सकता हूँ, आपको जेल डलवा सकता हूँ, या फिर आपके ऊपर फाइन डलवा सकता हूँ, आपने काम नहीं किया। ठीक है, ये एनफोर्सेबल होता है लॉ में। एंड इलीगल एग्रीमेंट आर दोज विच आर अगेंस्ट द लॉ। कुछ इलीगल लॉज भी होते हैं, इलीगल होते हैं कानून के दायरे में, जो नहीं आते। ठीक है, तो ये था हमारा एग्रीमेंट। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट। इफ एन एग्रीमेंट एनेबल ए पर्सन टू कंपेल अनदर टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, इट इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट, इट इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जैसे ही एग्रीमेंट ये साइन होता है तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में आ जाते हैं, और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना उस कॉन्ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, अगर वो आप नहीं करते तो आपके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा, अगर आप करते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि इसी के लिए तो हमने कॉन्ट्रैक्ट ये साइन किया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें एक नोट करने वाली बात क्या है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सारे के सारे हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बट सारे एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्यों? एज दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, एग्रीमेंट तो हमारा, जैसे हम ऑटो रिक्शा में जाते हैं तो वहाँ पर भी होता है एग्रीमेंट, सहमति होती है तभी वो हमें वहाँ पे लेके जाता है और पैसे हमें चार्ज करता है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, सारे के सारे एग्रीमेंट तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे एग्रीमेंट होते हैं, बट सारे एग्रीमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट चलते हैं एसेंशियल। इसमें ज़रूरी चीज़ें क्या क्या हैं।
पार्टी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी कंपिटेंट क्या होता है, इसके लायक कौन सी पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट डालने के लिए, कौन सी उसमें पार्टी जो कंपिटेंट होती है, एलिजिबल। कंपिटेंट का मतलब एलिजिबल, सक्षम, ये होता है। ए पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो पर्सन है वो एलिजिबल होता है कॉन्ट्रैक्ट के, प्रोवाइडेड अगर ही इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, जो आदमी मेजोरिटी एज यानी कि माइनर ना हो, यानी कि 18+ एज का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो 18+ एज का नहीं हुआ तो उस पर काफ़ी कानून ऐसे होते हैं जो माइनॉरिटी एक्ट के थ्रू उस पर लागू नहीं होते। ठीक है, उसके वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो अच्छे से पूरा नहीं भी करे तो भी उस पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी कई केसों में। तो इसलिए फर्स्ट चीज़ तो हमारी होती है जो उसकी एज हो वो मेजॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में वो ना हो। ठीक है, और सेकंड हमारा क्या होता है, ही इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। ओके, पहले कभी उसको किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से निकाला ना गया हो, डिस्क्वालीफाई करके उसको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से निकाला ना गया हो। तो दो कंडीशन तो हमारी यहाँ पे होती है, फर्स्ट तो वो माइनर ना हो, ठीक है, 18+ एज का हो, सेकंड वो डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, अब सेकंड जो हमारे एसेंशियल चीज़ आती है वो है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। फ्री कंसेंट होती है टू और कंसेंट का मतलब होता है सहमति। टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू बी कंसेंट, दो या दो से ज़्यादा पर्सन जब आपस में सहमत होते हैं तो वे एग्री होते हैं सेम थिंग पे इन द सेम सेंस। तो दोनों चीज़ पे वो एग्री हो सकते हैं। कंसेंट हमारा जब फ्री होता है कब होता है, इट इज़ नॉट कोज्ड अंडर इन्फ्लुएंस। हम यानी कि आप और मैं, हम दोनों सहमत होंगे एक ही बात पे, कब? जब उसमें कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, यानी कि आप भी किसी के दबाव में ना हो और मैं भी किसी के दबाव में ना हूँ, तो हम दोनों फ्री माइंड होके एक दूसरे के साथ सहमति से काम करेंगे। दूसरा, हमारे बीच में कोई भी फ्रॉड ना हो, आप फ्रॉड ना हो या फिर मैं इसमें फ्रॉड काम नहीं कर रहा हूँ, तो भी हम अच्छे से इसमें काम कर पाएंगे। तीसरा है इट इज़ नॉट कोज्ड बाय मिस्टेक, तो इसमें या आप या मेरी तरफ से कोई भी गलती ना हो, तो ये फ्री कंसेंट होती है। फ्री कंसेंट का मतलब आपसी सहमति हमारी अच्छी होगी, इसमें एग्रीमेंट हमारा अच्छा होगा। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम, डेफिनेट पर्पस एंड इट्स एक्सेप्टेंस। जो हमारा पर्पस है कि हमें 1 BHK या 2 BHK जो भी हमें घर बनाना है वो इसमें डेफिनेट हो। ओके, तो ये हमारा एक अच्छा पॉइंट माना जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी गलती ना हो, तो ये बेहतर चीज़ मानी जाती है। अब आती है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो जो बनाया जा रहा है वो फ्रॉड तरीके से ना बनाया जा रहा हो, इलीगल ना हो और एंटी सोशल एलिमेंट उसमें ना हो। ठीक है, इन चीज़ों का भी हमको उसमें ध्यान रखना है, फ्रॉड ना हो, इलीगल ना हो और एंटी सोशल एलिमेंट उसमें ना हो हमारे प्रोजेक्ट में, तो ये भी लॉफुल ऑब्जेक्ट हमें ध्यान में रखना होता है। अब आता है दैट द मीनिंग शुड बी सर्टेन, जो उसका मीनिंग है वो उसमें सर्टेन हो, वो फिक्स टाइप का हो। एग्रीमेंट दैट द मीनिंग एट विच शैल बी सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। ओके, जो उसका मतलब हमारे निकलता है वो जल्दी समझ में आना चाहिए, यानी कि 1 BHK तो उसमें एक बेडरूम है, हॉल है, किचन है, तो ये सर्टेन है। ऐसा ना हो कि कुछ डिफ़िकल्ट, हम जैसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन हम अपना प्रोजेक्ट लिख के और वहाँ पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो ऐसा ना हो, तो वो भी मीनिंग हमारा अच्छा सा हमें समझ में आना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें आगे जो कॉन्ट्रैक्ट की आगे टर्म्स आएंगी उसको समझने में हम हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
साथ ही साथ बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इनका बेनिफिट ले सकें। आप इनको अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।